नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के पिछले वर्षों के आरओ समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी प्री और मेंस में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे, जो कि ये आने वाले एग्जाम आरओ जो कि 20 सितंबर को होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं कहाँ से? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा। सराय नाहर राय से भी और महादहा से। मध्य पाषाण कालीन स्थल महादहा, जो कि यह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, यहाँ से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण यह प्राप्त हुए हैं। और GR शर्मा महादहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो कि झील क्षेत्र, बूचड़ खाना, संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में आपका बटा था। बूचड़ खाना या संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। और डॉक्टर जय नारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में महदहा, सराय नाहर राय एवं दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। तो यहाँ आपका दोनों ही जो है ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा, भीमबेटका। प्रागैतिहासिक चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण वह मध्य प्रदेश के रायसेन जिला स्थित भीमबेटका के शैलाश्रय तथा गुफाएं हैं। भीमबेटका की प्रागैतिहासिक चित्रकला को मध्य पाषाण काल से संबंधित किया जाता है, जबकि अजंता तथा बाघ की शैलकृत गुफा चित्रकला ऐतिहासिक कालीन है। तथा अमरावती अपने स्तूप स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है, जिसे शुंग कालीन या सातवाहन कालीन माना जाता है। तो यहाँ जो है बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ एक तरफ आपका दिया गया है हड़प्पा संस्कृत की बस्ती और दूसरी तरफ नदी जिस पर वह अवस्थित है। तो आपको मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला आपका हड़प्पा। हड़प्पा यह रावी नदी के तट पर जो है बसा है। तो यह ए का हो जाएगा आपका तीसरा। कालीबंगा यह घग्घर हो जाएगा, बी का दूसरा। और लोथल यह आपका भोगवा नदी के तट पर था, तो सी का हो जाएगा पहला। और रोपड़ यह आपका सतलज नदी के तट पर था, तो डी का हो जाएगा चौथा। तो ऑप्शन में 3, 2, 1, 4 जो होगा वह सही हो जाएगा। 3, 2, 1, 4 आप देख सकते हैं कि विकल्प ए सही हो जाएगा, 3, 2, 1, 4। अगला प्रश्न आपका, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा, मोहनजोदड़ो से। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर 55 मीटर जो है इसकी लंबाई थी, 55 मीटर। और चौड़ाई जो है पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 33 मीटर इसकी चौड़ाई थी। इसके मध्य में निर्मित स्नान कुंड की लंबाई जो था वह 11.8 मीटर था और चौड़ाई जो था वह 7.01 मीटर इसका चौड़ाई था। गहराई जो था 2.43 मीटर जो है इसका गहराई था। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? तो मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट आपका, कौन सा हड़प्पन नगर 3 भागों में विभक्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धौलावीरा। धौलावीरा यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक हड़प्पी नगर था। यह नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों में बांटा गया था। पहला किला, उसके बाद जो है मध्य नगर एवं निचला नगर, मध्य नगर, उसके बाद जो है तीसरा निचला नगर। तो 3 भागों में बांटा गया था। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न आपका, हाथी दांत पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है कहाँ से? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लोथल से। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी और हड़प्पाई संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना वह लोथल से मिला है। लोथल कहाँ है? तो यह गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो चलिए जो है देखते हैं। सबसे पहला जो आपका दिया गया है हड़प्पा,
तो हड़प्पा का संबंध हो जाएगा दयाराम साहनी से 1923-24 तथा 1924-25। तो ए का हो जाएगा आपका तीसरा। और बी है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर का संबंध होगा बीबी लाल से 1950 से लेके 1952। तो बी का हो जाएगा आपका चौथा। उसके बाद सी है तक्षशिला। तक्षशिला का संबंध हो जाएगा जॉन मार्शल से 1913 से 1934। तो यहाँ जो है सही हो जाएगा आपका सी का दूसरा। उसके बाद डी है कौशाम्बी। कौशाम्बी एन जी मजूमदार 1936 से 37। तो डी का हो जाएगा पहला। तो जिस विकल्प में 3, 4, 2, 1 होगा वह आपका सही हो जाएगा 3, 4, 2, 1। आप देख सकते हैं विकल्प सी सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है आपका ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में क्या है, तो स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं, ए का हो जाएगा आपका चौथा। उसके बाद जो है बी है आपका यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में है स्रोत एवं कर्मकांड, बी का हो जाएगा दूसरा। फिर जो है आपका सी है सामवेद। सामवेद का संबंध हो जाएगा संगीत में स्रोत से, सी का हो जाएगा पहला। और डी है अथर्ववेद। अथर्ववेद का संबंध हो जाएगा आपका तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से। तो डी का हो जाएगा तीसरा। 4, 2, 1, 3 जिस विकल्प में होगा वह सही हो जाएगा। 4, 2, 1, 3 आप देख सकते हैं विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ। और अगला क्वेश्चन है अब आपका ऋग्वेद है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्रोतों का संकलन है ये विकल्प सही हो जाएगा। और यदि पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में कितने ऋचाएँ हैं, तो 10,552 ऋचाएँ हैं ऋग्वेद में। नेक्स्ट है आपका श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संस्कृत में। श्रीमद् भागवत गीता यह मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। यह प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का ही एक भाग है, ये ऑप्शन सही होगा यहाँ। नेक्स्ट है आपका वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है किससे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद से। ऋग्वेद की मूल लिपि जो थी वह आपका ब्राह्मी थी। कौन सी लिपि थी, तो ब्राह्मी लिपि थी ऋग्वेद की। और ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में पूछा जाएगा कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं, तो 1028 सूक्त हैं और 10,552 ऋचाएँ हैं। और ऐत्रेय तथा कौशिक की ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 भाषाएं हैं और ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था। तो यहाँ जो है आपसे पूछा गया कि वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है, तो ऋग्वेद से आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपाध्याय। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था और आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाता था तथा कोई फीस नहीं लेता था, किंतु शिष्य के द्वारा दी गई दक्षिणा स्वीकार कर लेता था। और अधर्यु वैदिक काल में वैदिक यज्ञ के अधर्यु जो है आपका वैदिक काल में वैदिक यज्ञ के अवसर पर वैदिक मंत्रों का उच्चारण करता था, जबकि पुरोहित जो है यह पुरोहित का कार्य था कर्म कांडों को संपादित करना। तो यहाँ जो है आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। नेक्स्ट है गोपथ ब्राह्मण संबंधित है किससे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अथर्ववेद से। ब्राह्मण ग्रंथ अनेक हैं। ये ग्रंथ यज्ञों तथा उनके अनुष्ठान के विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। इनमें आपका ऐतरेय ब्राह्मण है, कौशिकी ब्राह्मण है, तांड्य महाब्राह्मण है और षड्विंश ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और गोपथ ब्राह्मण अधिक जो है उल्लेखनीय है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन ब्राह्मण ग्रंथों का संबंध वेदों से है और ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौशिकी ब्राह्मण का ऋग्वेद से संबंध है और तांड्य महाब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण तथा जैमिनी ब्राह्मण का संबंध वह सामवेद से है। शतपथ ब्राह्मण का यजुर्वेद से, जबकि गोपथ ब्राह्मण का संबंध जो है वह अथर्ववेद से है। तो यहाँ सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जय संहिता। महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में कितने श्लोक थे, तो 8,800 श्लोक थे और इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत का दूसरा संस्करण क्या था,
तो भारत था। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था, जिसमें श्लोकों की संख्या कितना था, तो 24,000 के आसपास था श्लोकों की संख्या। और वर्तमान महाभारत में 1,00,000 श्लोक प्राप्त हैं। इसका अंतिम संस्करण है जिसे सतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा गया है। तो डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुद्ध, धम्म और संघ से। बुद्ध, धम्म एवं संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहा गया। क्या कहा गया? तो इन्हीं को त्रिपिटक कहा गया। इन्हीं को त्रिपिटक जो है कहा जाता है। और जिसमें आपका त्रिपिटक में है 3 विनय पिटक है, विनय पिटक, उसके बाद दूसरा है आपका सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, और तीसरा जो है आपका अभिधम्म पिटक। तीसरा क्या है? तो अभिधम्म पिटक। तो 3 जो है त्रिपिटक हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो यहाँ से पूछा गया कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या क्या अभिप्राय है? तो बुद्ध, धम्म और संघ से बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति यानी कि परिषद हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनिष्क के शासन काल में। प्रथम बौद्ध संगीति है बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश अजात शत्रु के शासनकाल में। यदि शासनकाल पूछा जाए किसका, तो अजात शत्रु के शासनकाल में राजगृह अथवा राजगीर स्थित सप्तपर्णी गुफा में संपन्न हुआ था। और द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन काल अशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था और मोगलीपुत्र तीस इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलबन जो कि कश्मीर में संपन्न हुआ था और जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र एवं उपाध्यक्षता अश्वघोष द्वारा की गई थी। तो ये ऑप्शन यहाँ आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध समिति या संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैशाली में। अगला क्वेश्चन है आपका, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभद्र। सुभद्र वह अंतिम व्यक्ति था जिसको बुद्ध ने बौद्ध धर्म में रूपांतरित किया था। आनंद बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य था। उसकी प्रार्थना पर ही महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों के लिए संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। नेक्स्ट है आपका, सप्तपर्णी गुफा स्थित है कहाँ पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजगृह में। राजगीर या जिसको राजगृह कहा जाता है, राजगीर या राजगृह बिहार के नालंदा जिले में स्थित एक शहर है और राजगीर की बैभरा पहाड़ियों पर सप्तपर्णी गुफा स्थित है। तो सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कारले में। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कारले में स्थित है। यह पूरे महाराष्ट्र, कहाँ पर? तो यह पूरे महाराष्ट्र के मावल तालुका में स्थित है। तो सी विकल्प आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात में। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे। पहला था नालंदा जो कि बिहार में है। नालंदा कहाँ है? तो ये आपका बिहार में है। महायान बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। यह प्रश्न भी पूछा गया है। नालंदा यह महायान बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। दूसरा जो है वह आपका वल्लभी विश्वविद्यालय है। दूसरा है वल्लभी विश्वविद्यालय जो कि आपका यह गुजरात में है, गुजरात के काठियावाड़ में है। यह हीनयान बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। यह हीनयान बौद्ध शिक्षा का केंद्र था वल्लभी। और तीसरा जो था वह आपका विक्रमशिला। विक्रमशिला यह भी आपका बिहार में है। विक्रमशिला यह बिहार में है। इसकी स्थापना पाल नरेश धर्मपाल द्वारा की गई थी। प्रश्न पूछा गया है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो पाल नरेश धर्मपाल द्वारा की गई थी 770 से लेके 810 ईस्वी के मध्य। तो यहाँ जो है आपका पूछा गया वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ से था? तो यह आपका गुजरात में है। नालंदा पूछा जाएगा तो यह आपका बिहार में है। यह महायान बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। और वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात के काठियावाड़ में है। यह हीनयान बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। विक्रमशिला यह बिहार के जो है भागलपुर जिले में है। यह जो है इसकी स्थापना धर्मपाल द्वारा की गई थी 770 से लेके 810 ईस्वी के मध्य। तो यहाँ आपका डी विकल्प आपका सही होगा।
अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो चलिए, एक तरफ जो है आचार्य दिया गया है, दूसरी तरफ सिद्धांत। पहला है लकुलिस। लकुलिस का सिद्धांत जो है पाशुपत था, तो ए का हो जाएगा तीसरा। और नागार्जुन का सिद्धांत जो था शून्यवाद था, तो बी का हो जाएगा दूसरा। भद्रबाहु का सिद्धांत था जैन, तो सी का हो जाएगा चौथा। और गोसाल का सिद्धांत जो था वह था आजीवक, तो डी का हो जाएगा पहला। 3 2 4 1 जिस विकल्प में होगा वह सही हो जाएगा आपका। तो 3 2 4 1 आप देख सकते हैं, विकल्प बी सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऋजुपालिका। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है और महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसके बाद जो है क्या कहलाएं, तो वह केवलिन कहलाएं। केवलिन भी जो है कहा जाता है महावीर स्वामी को, तो ये भी जो है याद रखिएगा। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ऋजुपालिका नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है, नैनार कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शैव धर्मानुयायी को नैनार कहा जाता था। पूर्व मध्यकाल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार मुख्यतः दक्षिण भारत में विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्र में हुआ और तमिल भाषी क्षेत्र में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में 2 संप्रदायों की प्रमुख भूमिका रही। भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त अलवार संत कहलाएं। विष्णु भक्त क्या कहलाएं, तो वह अलवार संत कहलाएं। और शिव की उपासना करने वाले शिव भक्त को नैनार कहलाएं। शिव भक्त क्या कहलाएं, तो वह नैनार कहलाएं। शिव भक्त नैनार कहलाएं। तो यहाँ आपका पूछा गया नैनार कौन थे, तो वह शिव भक्त थे यानी कि शैव धर्मानुयायी थे, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, मगध का कौन सा सम्राट अपरोप परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महापद्मनंद। मगध पर शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश का वर्चस्व स्थापित हुआ। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद अथवा उग्रसेन था। पुराणों में महापद्मनंद को सर्वछत्रांतक और अपरोप परशुराम कहा गया है, तो डी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोसल ऐच्छन। कोसल महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो श्रावस्ती थी। कोसल महाजनपद की राजधानी जो थी वह श्रावस्ती थी, ना कि ऐच्छन, तो बी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। बाकी जो है अंग जनपद की राजधानी जो थी वह चंपा थी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी और मत्स्य की राजधानी जो विराटनगर थी। आपको पता होगा कि कितने जो है महाजनपद थे, तो 16 महाजनपद थे। और ऐच्छन्य जो है किसकी राजधानी, तो यह उत्तरी पांचाल की राजधानी थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी थी ऐच्छन्य यहाँ, तो यहाँ बी ऑप्शन जो है आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट आपका, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंग। चंपा जो है यह अंग महाजनपद की राजधानी थी, तो डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पुरु या पोरस। पुरु या पोरस का राज्य झेलम और चिनाब नदी के बीच बसा हुआ था। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु को पराजित किया, परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया तथा उसे अपना राज्य और कुछ नए इलाके भी प्रदान किए थे। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दासता नहीं थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही होगा, मेगास्थनीज की इंडिका में। मेगास्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। कौन कौन से? तो पहला था दार्शनिक, यह पूछा गया है कई एग्जाम में। पहला था दार्शनिक, दूसरा था कृषक, दूसरा क्या था? कृषक। तीसरा जो था वह पशुपालक और चौथा जो था वह था आपका कारीगर। पांचवा जो था वह था योद्धा। पांचवा कौन सा था? तो योद्धा। और छठा था आपका निरीक्षक।
छठा क्या था, तो निरीक्षक। उसके बाद लास्ट यानी कि सातवां जो था वह था मंत्री। मेगास्थनीज जो है भारतीय समाज में यह दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। उसके अनुसार जो है मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उसे भिन्न पेशा अपना सकता था। तो मेगास्थनीज ने जो है तत्कालीन भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था पूछा जाता है, तो 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। तो यहाँ जो है आपका प्रश्न पूछा गया था किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी, तो मेगास्थनीज की इंडिका। प्रश्न भी पूछा जाता है इंडिका किसके द्वारा लिखा गया है, तो मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 305 ईसा पूर्व में। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईसा पूर्व में परास्त किया था, तो सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शक संवत कब प्रारंभ किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 78 ईस्वी में। जैन ग्रंथों के अनुसार विक्रमादित्य यानी कि 57 ईसा पूर्व के उत्तराधिकारी को 135 विक्रम संवत में शकों ने पराजित कर इसके उपलक्ष्य में शक संवत चलाया था। इस प्रकार इसकी प्रारंभिक तिथि 135 माइनस 57 करेंगे तो कितना होगा 78 ईस्वी। तो अधिकांशतः इतिहासकारों ने कुषाण शासक कनिष्क को इसका प्रवर्तक माना है। तो यहाँ जो है आपसे पूछा गया कि शक संवत कब प्रारंभ किया गया था, तो 78 ईस्वी में। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक ब्राह्मण शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए। सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी को बलश्री के नासिक अभिलेख में एका ब्राह्मण कहा गया है, जिसका तात्पर्य है अद्वितीय ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक। सी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथन ए व दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन ए है सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ, और कारण आर है कि सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही होगा। ए तथा आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। यानी कि जो है आपका अभिकथन जो ये है कि सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ था, ये जो है आपका सही है। और कारण जो है कि सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को भी अपनाया था, ये भी आपका सही है। तो ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए श्रावस्ती का। रबतक अभिलेख अफगानिस्तान में सुर्ख कोटल के निकट रबतक नामक स्थान से वर्ष 1993 में प्राप्त किए गए थे। ये यूनानी लिपि तथा बैक्ट्रियन भाषा में लिखे गए हैं। ये कुषाण वंश के शासक कनिष्क से संबंधित है और इस अभिलेख में 4 शहरों के नाम का उल्लेख है, जो था आपका साकेत, उसके बाद जो है दूसरा जो था आपका कौशाम्बी, साकेत, कौशाम्बी, उसके बाद पाटलिपुत्र और चंपा। तो यहाँ जो है आपका कौशाम्बी, चंपा, पाटलिपुत्र इनका जो है उल्लेख था, श्रावस्ती का उल्लेख नहीं है। तो ये ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला आपका डिमेट्रियस यह हिंद यूनानी था, तो ये क्या हो जाएगा। तीसरा रुद्रदामन यह शक था, तो आपका बी का हो जाएगा। चौथा गोंडोफर्नीज ये आपका पल्लव था, सी का हो जाएगा पहला। और विम ये आपका कुषाण शासक था, विम कट फिशेस, डी का हो जाएगा दूसरा। 3, 4, 1, 2 जिस विकल्प में होगा वह सही हो जाएगा। 3, 4, 1, 2 आप देख सकते हैं, विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ जो है आपका अभिलेख दिया गया है, दूसरी तरफ शासक,
तो आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भीतरी अभिलेख दिया गया है पुलकेशिन द्वितीय, ये आपका गलत है। गौतमीपुत्र सातकर्णी यह सातवाहन वंश का शक्तिशाली शासक था। इसके 3 अभिलेख प्राप्त होते हैं, 2 नासिक से और 1 कारले से। उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से खारवेल का एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। और भीतरी स्तंभ लेख का संबंध जो है वह गुप्त शासक स्कंदगुप्त से है। किससे है? तो गुप्त शासक स्कंदगुप्त से है भीतरी स्तंभ का संबंध। जबकि पुलकेशिन द्वितीय का संबंध किससे है? तो ऐहोल अभिलेख से है। किससे? तो ऐहोल अभिलेख से है। तो सी विकल्प आपका सुमेलित नहीं है। बाकी नासिक अभिलेख से गौतमीपुत्र का संबंध है, हाथी गुम्फा से खारवेल, गिरनार से जो है वह रुद्र दामन प्रथम का संबंध है। अगला क्वेश्चन आपका, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दीनार। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था। रजत सिक्कों को गुप्त काल में रुपयक या रूपक कहा जाता था। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय अथवा विक्रमादित्य था। और अगला क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो चलिए देखते हैं। वल्लभाचार्य का संबंध किससे हो जाएगा? तो पुष्टि मार्ग से होगा, ये का हो जाएगा दूसरा। रामानुज का संबंध हो जाएगा विशिष्टाद्वैत से, तो बी का हो जाएगा तीसरा। मध्वाचार्य का संबंध हो जाएगा द्वैतवाद से, सी का होगा पहला। और शंकर का संबंध हो जाएगा अद्वैतवाद से, डी का चौथा। तो 2, 3, 1, 4 जिस विकल्प में होगा वह सही हो जाएगा। 2, 3, 1, 4 आप देख सकते हैं, विकल्प सी सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भीतरी स्तंभ लेख से। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सैदपुर तहसील में भीतरी नामक स्थान से भीतरी स्तंभ लेख मिलता है। इसमें पुष्यमित्रों और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। उल्लेखनीय है कि हूणों का पहला भारतीय आक्रमण वह गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था, जिसमें वे स्कंदगुप्त से बुरी तरह से पराजित हुए थे। तो ये ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपका राजवंश दिया गया है, दूसरी तरफ सिक्कों की धातुएं, तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ जो आपका सही होगा, सातवाहन दिया गया है स्वर्ण, ये आपका जो है सुमेलित नहीं है। कुषाणों ने जो है सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण के सिक्के चलाए थे। तो किसने चलाए थे? तो कुषाणों ने जो है सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण के सिक्के चलाए थे। भारत में सर्वप्रथम हिंद यवन शासकों ने स्वर्ण सिक्के चलवाए थे। ये तो पूछा जाएगा कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? तो हिंद यवन शासकों ने चलवाए थे। और स्वर्ण के अतिरिक्त कुषाणों ने ताम्र एवं रजत सिक्के चलवाए थे। तो यहाँ जो है आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और गुप्तों ने जो है स्वर्ण एवं रजत के तथा कलचुरी शासकों ने स्वर्ण, रजत एवं ताम्र के सिक्के चलाए थे। रामशरण शर्मा के अनुसार जो है सातवाहन शासकों ने स्वर्ण सिक्के नहीं चलवाए थे। तो ये आपका सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। उन्होंने चांदी, तांबा तथा शीशे व पोटीन के सिक्के जारी किए थे सातवाहनों ने। जबकि एम्पायर्स पर्सपेक्टिव फ्रॉम आर्कियोलॉजी एंड हिस्ट्री, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रेस के अनुसार सातवाहनों ने अल्प मात्रा में सोने और चांदी के सिक्के जारी किए थे। तो यहाँ आपका पूछा गया सुमेलित नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं यहाँ। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए जो है देखते हैं। स्तूप सबसे पहला है, स्तूप आपका, तो यह हो जाएगा सांची का स्तूप, पता होगा आपको। ए का हो जाएगा दूसरा। चित्रकारी, बी दिया गया आपका चित्रकारी, तो यह हो जाएगा चित्रकारी का संबंध बाघ से, बी का हो जाएगा पहला। और सी है कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति, तो कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति का संबंध होगा मथुरा से, सी का हो जाएगा चौथा। और डी दशावतार मंदिर का संबंध हो जाएगा देवगढ़ से, तो डी का हो जाएगा आपका तीसरा। 2, 1, 4, 3 जिस विकल्प में होगा वैसे ही हो जाएगा। 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3 आप देख सकते हैं, विकल्प बी जो है यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वो आपका, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुराल को। तमिल ग्रंथ कुराल को लघुवेद की संज्ञा दी गई है। कुराल के रचयिता जो है वह तिरुवल्लुवर हैं। कौन है? तो तिरुवल्लुवर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही होगा, टोटवारियम। चोलकालीन गांवों की गतिविधियों की देखरेख एक कार्यकारिणी समिति करती थी जिसे वारियम कहा जाता था, और उद्यान प्रशासन का कार्य देखने वाली समिति को टोटवारियम कहा जाता था। तो सी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। जबकि समवत्सर वारियम जो है डी ऑप्शन में दिया गया है आपका, यह वार्षिक समिति था समवत्सर वारियम। और एरी वारियम यह तालाब समिति था। एरी वारियम कौन सा समिति था? तो यह आपका तालाब समिति था। और पोन वारियम जो है ये आपका स्वर्ण समिति था। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि उद्यान प्रशासन का कार्य कौन देखता था? तो टोटवारियम, सी विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अष्टाध्यायी का संबंध किससे होगा? तो पाणिनि से हो जाएगा, को पता होगा। ये का हो जाएगा चौथा। महाभाष्य का संबंध हो जाएगा पतंजलि से। महाभाष्य का संबंध किससे होगा? पतंजलि से, बी का तीसरा। निरुक्त का संबंध हो जाएगा आपका यास्क से, सी का हो जाएगा पहला। और वार्तिक का संबंध होगा कात्यायन से, तो डी का हो जाएगा दूसरा। 4 3 1 2 जिस ऑप्शन में होगा वह सही हो जाएगा। 4 3 1 2 आप देख सकते हैं, विकल्प ए जो है आपका सही है। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव यह बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित महाकवि थे। लक्ष्मण सेन के एक शिलालेख पर 1116 ईस्वी की तिथि अंकित है। अतः जयदेव ने इसी समय के आसपास गीत गोविंद की रचना की होगी। इसे गीत काव्य कहना उचित होगा। इसमें 12 सर्ग हैं। जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद में कितने सर्ग हैं? तो 12 सर्ग हैं इसमें, और प्रत्येक सर्ग गीतों से समन्वित है। तो यहाँ आपका पूछा गया कि गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन हैं? तो जयदेव हैं। ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था? पहला आपका प्रियदर्शिका, दूसरा है नागानंद, तीसरा है हर्षचरित, चौथा है रत्नावली। तो नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके अपना उत्तर दीजिए। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा 1 2 और 4, यानी कि प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली की रचना जो है हर्ष द्वारा किया गया था। हर्ष को संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों का रचयिता माना जाता है। कौन कौन से? तो प्रियदर्शिका का, रत्नावली का और जो है नागानंद का। प्रियदर्शिका जो है यह 4 अंकों का नाटक है जिसमें वत्सराज उदयन के अंतःपुर की प्रणय कथा का वर्णन हुआ है। और रत्नावली में भी 4 अंक हैं तथा यह नाटक वत्सराज उदयन तथा उसकी रानी वासवदत्ता की परिचारिका नागरिका की प्रणय कथा का बड़ा ही रोचक जो है वर्णन करता है। और नागानंद यह बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना है। इसमें 5 अंक हैं नागानंद में। तो यहाँ आपका 1 2 4 जो है यह हर्ष द्वारा जो है लिखित रचना है। तो आपका 1 2 4 यानी कि बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। और अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो इस अभी जो है इसी वीडियो में हम पहले बताए हैं तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल द्वारा की गई थी। विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशी शासक धर्मपाल द्वारा की गई थी। वह एक उत्साही बौद्ध था और उसके लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। धर्मपाल को क्या कहा गया है? तो परम सौगात कहा गया है। प्रश्न भी जो है पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो धर्मपाल द्वारा। और धर्मपाल को जो है उसके लेखों में क्या कहा गया है? तो परम सौगात कहा गया है। डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों के नाम सही काल क्रमानुसार संयोजित कर अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयन कीजिए। पहला है विद्याधर, दूसरा है धंग, तीसरा है यशोवर्मा और चौथा है आपका कीर्तिवर्मा। तो आपको कालक्रम के अनुसार संयोजित करना है। तो सबसे पहला जो आपका है यशोवर्मा जो है सबसे पहले हो जाएगा। यशोवर्मा जो है ये आपका पहले होगा।
तो तीसरा हो जाएगा। फिर यशोवर्मा के बाद जाएंगे धंग, तो दूसरा हो जाएगा। फिर धंग के बाद जो है विद्याधर एक, फिर जो है लास्ट में आपके हो जाएंगे कीर्ति वर्मा। 3 2 1 4 जिस ऑप्शन में होगा, यानी कि ये विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि बराह थी? तो आपको बताना है आदि बराह गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मिहिर भोज की। मिहिर भोज यह गुर्जर प्रतिहारों का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। वह वैष्णव धर्मानुयायी था और उसने आदि बराह एवं प्रभास जैसी उपाधियां धारण की थी। तो आपका यहाँ सी विकल्प सही हो जाएगा कि गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह थी? तो मिहिर भोज की। और मिहिर भोज ने एक और उपाधि धारण की थी, किस नाम से? प्रभास नाम से। सी विकल्प यहाँ आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों जो है ये था आपका प्राचीन भारत के इतिहास से RO, ARO, प्री और मेंस में अभी तक के पूछे गए प्रश्न। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।